Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, यानी उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पादप के अंतर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके अंतर्गत पादपों के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं, जीव किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार की ये कंडीशन यहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पादप और जल संबंधित प्रक्रियाएं हम देखेंगे, अंतः शोषण यानी इम्बाइबेशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, परासरण ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, बहिर्परासरण पढ़ेंगे, अंतः परासरण यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं, जीव द्रव कुंचन प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन किस प्रकार से होगी और कहाँ पे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विसरण डिफ्यूजन इसको बोलेंगे, जो कि ऑस्मोसिस के अपोजिट वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ कुछ। सक्रिय परिवहन देखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स देखेंगे, जल का परिवहन देखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वास्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन, बिंदु श्रावण गटेशन, और खनिजों का परिवहन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्बनिक विलायकों का परिवहन यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत और चीजें हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखने वाले, रेस्पिरेशन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। पादप जल से संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों से संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं, और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। अगला टॉपिक है इम्बाइबिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूषण, ठीक है। चूषण या चूषण इसको बोलेंगे, इम्बाइबिशन, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ हाइड्रोफोलिक कोलाइड्स रहते हैं जो एब्जॉर्व करते हैं वाटर को और स्वेल अप हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। यानी कुछ हाइड्रोफोलिक पदार्थ जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और फूल जाते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, गम या गोंद जिसको बोलेंगे, रेजिन, लेटेक्स यानी रबर, ठीक है। ये इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और फूल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, इस प्रकार कंडीशन हमको देखने को मिलती है जब रेनी सीजन होता है, ठीक है। रेनी सीजन होता है तो वहाँ पे जो वुड रहती है, यानी जो लकड़ी रहती है, यानी हमारे जो दरवाजे हैं, दरवाजे लकड़ी, ठीक है। लकड़ी की जगह कई बार लड़की लिखा जाता है उससे, ठीक है। तो ये वो थोड़ी सी मिस्टेक होती है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे लिखा उसको, लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी यहाँ पे स्वेल, लकड़ी यहाँ फूल जाती है। लकड़ी मतलब जो हमारे दरवाजे, दरवाजे किससे बने हैं, दरवाजे किससे बने, देखिए दरवाजे बने हैं लकड़ी से। लकड़ी यानी प्लांट से, यानी पौधों से बने, ठीक है। लकड़ी हमने किससे किससे प्राप्त की, पौधों से। पौधे फिर वो पौधे फिर पेड़, पेड़ बने आगे आगे चल के, इस प्रकार से। तो कुल मिला के हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट से ही हमने प्राप्त किए, ये मान ले, ठीक है। प्लांट में क्या रहता है, प्लांट में रहता है सेल्यूलोज, क्या रहता है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज रहता है, तो सेल्यूलोज वाली कंडीशन हमने क्या देखी यहाँ पे, सेल्यूलोज क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है और स्वेल अप हो जाता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे होती है, इसलिए जो दरवाजे वगैरह है वो लगते नहीं है, ठीक है, आसानी से नहीं लगते, वो थोड़ा से फूल जाते हैं। आगे समझ में, चूषण का जो कंडीशन है पादपों में किस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये है अगला अगला प्रोसेस है डॉट प्रोसेस, यानी जो आटा वगैरह हम गूंथते हैं ना, आटा गूंथना, ठीक है, आटा गूंथना, वो वाली प्रोसेस भी चूषण के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आटे का पार्टिकल, ये आटे का पार्टिकल, ये आटे का पार्टिकल, ये आटे का पार्टिकल, ये आटे का पार्टिकल, ठीक है। इस प्रकार ये आटे का पार्टिकल। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसमें जल डाला, ठीक है, यानी पानी इसमें मिलाए, तो इसमें क्या होगा, इसके आसपास ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, आसपास आएगा जल, आसपास जल आ जाएगा, आसपास जल आ जाएगा, आसपास आ जाएगा जल, आसपास जल आ जाएगा, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। आपस में इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जल के जो अणु रहेंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आटा गुथ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे हुआ ये कि इसमें सरफेस में एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्व कर लिया। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा कुछ कुछ जो कंडीशन है वो किससे मिलती जुल रही है, मिलती जुलती दिख रही है, ये परासरण से मिलती जुलती दिख रही है, ठीक है, परासरण से मिलती जुलती दिख रही है। लेकिन यहाँ पे समझना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझना कि ये हो कैसा रहा है, परासरण और इसमें फर्क क्या है। परासरण और इसमें फर्क ये है कि ये इसमें परासरण में, मान लीजिए परासरण यहाँ पे हो रहा है तो चीजें अंदर जा रही है फिर बाहर जा रही है, ठीक है, चीजें अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। लेकिन यहाँ पे चूषण में क्या होगा, इम्बाइबिशन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सरफेस में होगा, ठीक है, सरफेस में। देखिए ये ऑस्मोसिस है, इस ऑस्मोसिस जो क्या है, एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। और जो इम्बाइबिशन है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, एड, ठीक है, एब ये है और एड है, एडजॉर्प्शन, ये सरफेस में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आटे के पार्टिकल में जो जल होगा वो यहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से ये मतलब उसमें अंदर जाएगा, ठीक है, आटे के सरफेस में जाएगा, ठीक है, सरफेस में जाएगा। इस प्रकार से ये होगा क्या, एडजॉर्प्शन प्रोसेस ही रहेगी, आपने देखा होगा। और ये जो प्रोसेस है जो आटे वगैरह गूंथने की, वो उसमें हीट रिलीज होती है, यानी ये एम्बाइबिशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा जब आप आटा गूंथते हैं तो वहाँ पे आटे को ऐसा करके यहाँ पे चेहरे के पास में लाना, उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ी हीट निकल रही है, ठीक है। तो ये हीट क्यों निकलती है, एम्बाइबिशन के कारण, ठीक है। आगे समझ में, एम्बाइबिशन किस प्रकार से होता है, चूषण यानी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे और देख लेते हैं पादपों में परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स में, ठीक है। इससे पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। ये है होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस,
ठीक है। होम्योस्टैसिस यहाँ पे क्या होती है, ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म होती है, ये स्वतः होती है, ठीक है, ये हम करते नहीं है, ये स्वतः होती है। क्या है ये, ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म। ये ट्रांसपीरेशन और गटेशन ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आप समझना कैसे आते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान है ये, बस अपना ध्यान यहाँ पे लगाए रखा है इस लेक्चर में। यहाँ पे देखिए, जो हमारे शरीर में, हम हमारी बात करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जब ताप बढ़ता है, ठीक है, ताप बढ़ता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। सॉरी, एक मिनट। तो हमारे जब ताप बढ़ता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। वो क्यों निकलता है, ताकि हमारे शरीर का तापमान बैलेंस हो जाए, ठीक है, बैलेंस रहे और हम सर्वाइव कर सके। यदि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी समस्या होगी हमारे शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ताप हमारे शरीर में बैलेंस होता है और ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के अंतर्गत बॉडी में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। तो इसके अंतर्गत एक चीज़ और हम देखेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल किस प्रकार से होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं जब शादी वगैरह की बात आती है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एग्जांपल वगैरह देना चाहूँगा। शादी वगैरह की बात आती है तो मतलब अपने बहुत जिगरी वगैरह की शादी होती है तो वहाँ पे हम शादी में एंजॉय करने आते हैं, ठीक है, मिलेंगे मिलेंगे ये सारी चीज़ें होगी। मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं। और बाकी जैसे किसी थोड़े दूर वाले की शादी रहती है तो वहाँ पे 90% लोग क्या करने आते हैं, खाना खाने आते हैं, ठीक है। उसी के लिए जाते ज़्यादा लोग, जो इंडिया की कंडीशन बात कर रहा हूँ, भारत में जो कंडीशन रहती है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने जब गए तो वहाँ पे खाना देखा आपने, तबीयत से खाए वहाँ पे, ठीक है, तबीयत से खाए तो खा लिया आपने, ठीक है, मीठा भी खा लिए, जो भी नमकीन नमकीन वो सारी चीज़ें खाने में, दाल चावल सारी चीज़ खाए और मीठा भी तबीयत से आपने दबा लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आप कॉमा में चल जाते हैं, क्या आप उसको खा के गिर पड़ते हैं, क्या आपके उससे उसको खाने से डेथ हो जाती है, नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं होती, कॉमा में आप नहीं आते, आप गिरते नहीं हैं, मतलब गिरते नहीं हैं और आपकी डेथ भी नहीं होती, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब यही कंडीशन, यही फेज यदि किसी शुगर वाले पेशेंट की इसमें ला दें, ठीक है, शुगर वाले पेशेंट की इसमें ला दें तो इस फेज में उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, जो मीठी मीठी चीज़ें वगैरह रहती है उन सब चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल व्यक्ति के केस में क्यों हो रहा है और ये शुगर वाले व्यक्ति के केस में ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास यहाँ पे ये करिए कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब आपने मीठे वगैरह कुछ खाया, ठीक है, तबीयत से दवा लिए, तो वो क्या करेगा, ये हमारी ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा। उसके अंतर्गत हमारे जो हमारे शरीर में रहता है अग्नाशय, यानी पैनक्रियाज जो रहता है, उससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा अलग टॉपिक है लेकिन आपको वहाँ पे भी काम आ जाएगा, तो यहाँ पे भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो अग्नाशय है, पैनक्रियाज जो रहता है, इससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये शुगर के लेवल को कम करता है हमारी बॉडी में। और ये कैसी होती है प्रक्रिया, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया जो होती है, यानी इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा था कि ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक होती है जो नॉर्मल बॉडी रहती है उसमें। लेकिन यदि बात करें शुगर वाले पेशेंट की इसमें, तो ये प्रक्रिया नहीं होती, समझ गए। तो ये प्रक्रिया होती है ऑटोमेटिक, और इसीलिए इसीलिए ये जो इस टाइप की जो कंडीशन रहती है, इस टाइप की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक इंटरनल बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। आगे समझ में, जो ऑटोमेटिक बॉडी के ऑटोमेटिक इंटरनल जो कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है बॉडी संबंधित किस प्रकार से होता है। अब आप ऐसा तो नहीं कि आपने खाया कुछ और आप इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, चलो इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो जाओ, ऐसा तो बोलते नहीं। ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, ऐसे ही ताप वाली कंडीशन में ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन और गटेशन इसी के अंतर्गत आते हैं, होम्योस्टेटिस के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वास्कुलर है, ट्रांसपीरेशन है, ये किस प्रकार से होगा यहाँ पे। तो देखो, हमने जब हमारी कंडीशन आई ह्यूमन की, तो वो क्या मूव कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं जो हम लोग हैं। लेकिन प्लांट की बात करें तो क्या वो मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मूवमेंट वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पर रहेगी, वो हम देखते हैं, ठीक है। In the presence of sunlight, plant absorb water from the root and remove it on the surface of leaves, stomata है, in the form of water vapor। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये जो वाष्पोत्सर्जन वाली कंडीशन प्लांट में आती है, तो वो वाली कंडीशन में किस प्रकार, मान लीजिए ये जड़ है, ठीक है, जड़ है, ये पौधे हैं, ये पौधे का तना है, फिर इस प्रकार से ये शाखाएं निकली, पत्ती वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जड़ ने अवशोषित किया जल अवशोषित करके ये पहुंचाया इधर इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे पहुंचा है जल, और जल पहुंचा है इन्होंने, फिर ये गए पत्तियों पे, ठीक है, ये पत्तियों में इस प्रकार से यहाँ पे चले गए, पत्ती हुई अजीब बना दी मैंने, रुको थोड़ी थोड़ी मतलब देखने लायक बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलो सर इस प्रकार की पत्ती कहाँ से लाए हो ठीक है अरे यार पत्ती नहीं बन रही वैसे, वो चित्रकारी थोड़ी खराब है मेरी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोमेटा होता है, ठीक है, स्टोमेटा, स्टोमेटा की सहायता से ये वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की सहायता से, स्टोमेटा की सहायता से, तो हमने देखा कि यहाँ से जल आया, अवशोषित हुआ, फिर गया पत्तियों में, फिर यहाँ स्टोमेटा की सहायता से ये उत्सर्जित हो गया, ठीक है। अभी उत्सर्जन क्यों हो रहा है ये देखिए, ये समझने वाली बात है। जैसे हमारी कंडीशन में हो रहा है ना, हम हमारे शरीर में ताप काफी कंडीशन को क्या बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, तो वैसे ही पादपों में भी होता है। तो पादपों में क्या होता है कि जो पादप रहते हैं ताप को मेंटेन करने के लिए गर्मी वाली कंडीशन में, मतलब यानी दिन की कंडीशन में, दिन वाली कंडीशन में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जित करते हैं, मतलब पानी लेते हैं इधर से और उत्सर्जित कर देते हैं, ताकि उनके शरीर का तापमान बना रहे और वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो इससे होता है कि इससे नमी बनी रहती है पौधों में क्या होती है, नमी बनी रहती है और वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है, जब पानी वगैरह उपलब्ध है। लेकिन जब पानी वगैरह उपलब्ध नहीं होता है गर्मी वाले सीजन में, तो ये वाली कंडीशन से, वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि कहलाती है, ठीक है। जल की हानि होती है, ऐसा इसको बोलते हैं, क्योंकि जल की हानि तो होगी, जब पानी नहीं मिलेगा तो जल की हानि हो रही है, ठीक है। यदि पानी पर्याप्त है, उत्सर्जित कर रहा है, जाने दो कितना हो रहा है, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो उसको वहाँ पे कंडीशन में जल की हानि होती है, ठीक है, पौधों को। ये होगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्यों होती है, आप समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे समझते हैं हम, ये रंध्र के द्वारा होती है ये प्रक्रिया, स्टोमेटा के द्वारा। अभी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, आप समझिए, अपना सारे चक्षु खोल के रखिए ज्ञान के। जो स्टोमेटा रहेगा उसके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पत्ती वगैरह है यहाँ पे, ये मान लीजिए स्टोमेटा है एक, ठीक है, एक के बारे में बता रहा हूँ, बहुत सारे रहते हैं, तो यहाँ पे समझ जाइए, ये स्टोमेटा है, रंध्र है, इसमें पत्तियों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा है और ये है स्टोमेटा, ठीक है, ये रंध्र है। और यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे गार्ड सेल, ये क्या है, गार्ड सेल, इसके आसपास क्या है, गार्ड सेल, ठीक है। और इसके बाहर में रहती है एक्सेसरी सेल, ये आसपास, ये देखिए, ये आसपास वाली कंडीशन में क्या है, ये है एक्सेसरी सेल या फिर इसको बोलेंगे सब्सिडरी सेल, ठीक है, या सहायक कोशिका इसको बोल सकते हैं, सहायक कोशिका हिंदी में, ठीक है, सहायक कोशिका। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब ये प्रक्रिया हमने देखा कि ऑटोमेटिक हो रही पौधों में, तो इसको क्या बोले थे हमने, इसको बोले थे हमने होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो ये हम इसको मान रहे हैं होम्योस्टैसिस। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन कब होती है, एक सिग्नल के द्वारा। सिग्नल कैसा मिलता है, जो दिन के टाइम सूर्य का प्रकाश रहता है उसमें, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश की कंडीशन में ये चालू होती है प्रक्रिया, ठीक है। ओपनिंग वाली, जो स्टोमेटा की ओपनिंग वाली कंडीशन हो, यहाँ ओपनिंग वाली कंडीशन की जो कंडीशन जो रहेगी, यहाँ शुरू होगी सनलाइट की उपस्थिति। सनलाइट सिग्नल का काम करता है, जैसे सिग्नल मतलब जैसे हम उठने के लिए, ठीक है, उठने के लिए लगाते हैं कि अलार्म वगैरह लगा दे, अलार्म से हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब उठना है करके, तो हम उठ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो सनलाइट है, सनलाइट आया तभी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब सनलाइट आया और ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया में होता क्या है ये देखिए, अब यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ये होगा ये कि ये जो सब्सिडरी सेल है, ये जो सहायक कोशिका है, इससे रिलीज होता है क्या, जब कौन सी कंडीशन में, जब सनलाइट रहता है, ठीक है, इससे रिलीज होता है K+, यानी पोटेशियम आयन से रिलीज हुआ, पोटेशियम आयन इससे रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा, ये अंदर इधर गार्ड सेल में जाएगा, ये गार्ड सेल में जाएगा, ठीक है। एक से गया तो बाकी जितने भी सहायक कोशिका है वो उससे जाएगा कहाँ पे, गार्ड सेल में, ठीक है। गार्ड सेल में गया तो वहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, उसकी सांद्रता, गार्ड सेल में सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, सांद्रता बढ़ी और सांद्रता कहाँ पे कम हो जाएगी, इधर वाले एरिया में जो सहायक सेल है। तो यहाँ पे देखना क्या कंडीशन बन गई, सांद्रता यहाँ पे अधिक है और सांद्रता यहाँ पे कम है, ठीक है। तो अधिक और कम में कौन सी कंडीशन बनती है, याद करिए, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, परासरण, ठीक है, परासरण वाली कंडीशन यहाँ पे बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है, परासरण, ठीक है, कम से अधिक की ओर जब गमन होगा, विलयन में जो विलायक रहेगा उसका, तो ये क्या होगी, परासरण की कंडीशन होगी। समझ में आ गया, परासरण कंडीशन यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से इसकी सांद्रता अधिक होगी,
ठीक है, इसकी गार्ड सेल में सांद्रता अधिक होगी, गार्ड सेल में सांद्रता अधिक होगी, तो ये क्या होगा, ये देखो अब जो मान लीजिए ये क्या है, ये है ये वाला देखिए, ये इतना यहाँ पे थोड़ा गैप रखते हैं यहाँ पे, ये है क्या स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा वाला मामला ये है, यहाँ से ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, और ये मान लीजिए ये गार्ड सेल है, ठीक है, और गार्ड सेल में यहाँ पे क्या आ रहा है, इस साइड से एक वाला समझिए, इस साइड से आ रहा है क्या, इस साइड से जो परासरण की क्रिया यहाँ पे हो रही है, पोटेशियम आयन इसमें आए तो ये फूल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसमें पोटेशियम आयन है, ये फूल जाएगा थोड़ा सा, तो इस प्रकार ये दोनों प्रक्रिया हुई तो ये फूल गए इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से फूल गए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टोमेटा खुल जाएगा, ठीक है, स्टोमेटा ये खुल जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पे होगी, स्टोमेटा खुल जाएगी, आगे समझ में, ये वाली कंडीशन हो रही है, ओपनिंग वाली कंडीशन, ठीक है, ओपनिंग वाली कंडीशन हो गई, एक किस प्रकार स्टोमेटा खुलता है आपने देख लिया, दोनों तरफ प्रेशर पड़ा, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें हमने देखे। अब हम चलते हैं आगे, स्टोमेटा खुलने की कंडीशन देखने के बाद ट्रांसपिरेशन और गटिशन हम समझ लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हमने समझा, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, ये दोनों होते एक जैसे, लेकिन मतलब काफी हद तक थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते, लेकिन ये इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, मिलते जुलते लेकिन इसमें जमीन आसमान फर्क होता है, क्यों, ये हम समझेंगे यहाँ पे। ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट की उपस्थिति में ट्रांसपिरेशन होता है, और ये इन वार्म ह्यूमिड नाइट, और ये रात में होता है, इसमें मुख्य अंतर में से एक ये है कि ये वार्म ह्यूमिड नाइट में होता है, ठीक है, ये रात में होता है, ये गटेशन वाला जो प्रक्रिया है, और ये है क्या, ट्रांसपिरेशन। गटेशन को हिंदी में बोलते हैं बिंदु श्रावण, क्या बोलते हैं, बिंदु श्रावण, ठीक है, और ये कॉमन प्रोसेस है, जो सभी प्लांट्स में, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होती है कॉमन प्रोसेस, और ये रियर फिनोमेनन होता है, जो गटेशन वाली कंडीशन तो वो रियर वाली होती है, और ये परफॉर्म करते हैं थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, सरफेस ऑफ लीफ, ये स्टोमेटा के थ्रू ये परफॉर्म करते हैं सरफेस ऑफ लीफ में, और ये परफॉर्म करते हैं हाइडाथॉट्स के थ्रू, क्योंकि मार्जिन ऑफ लीफ होते हैं, ठीक है, मार्जिन ऑफ लीफ में होते हैं, ये देखिए, ये मार्जिन सरफेस और मार्जिन में आपको यहाँ पर फर्क समझना, देखिए ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती इस प्रकार से हुई, यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा, ये अंदर साइड रहेंगे स्टोमेटा, ठीक है, और जो हाइडाथॉट्स जो रहेंगे, जो मार्जिन वाला एरिया रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये वाला जो एरिया है ये मार्जिन वाला रहेगा, ये वाला, ठीक है, मार्जिन वाला एरिया ये वाला रहेगा, आगे समझ में, तो ये मार्जिन वाले एरिया में ये होता है गटेशन, ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है, और ये कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे टोमेटो, नेस्टुरेटियम, ठीक है, इस प्रकार से ये प्लांट्स है, इसमें होता है गटेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर का इवेपोरेशन होता है, यानी जल का इसमें वाष्पीकरण होता है, और इसमें गटेशन में क्या होता है, सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक सॉल्वेंट जो रहते हैं, सॉल्वेंट यहाँ पे इसके साथ निकलते हैं वाटर ड्रॉप के साथ, ये देखिए यहाँ से ये क्या निकलेंगे, वाटर ड्रॉप के साथ ये निकलेंगे, वाटर ड्रॉप के साथ ये निकलेंगे, ठीक है, और ये प्रक्रिया क्यों होती है, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है, ये क्यों निकलते हैं, और इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं वो क्यों निकलते हैं, जो सॉल्वेंट है वो क्यों निकलते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब ह्यूमिड वाली कंडीशन आती है, ठीक है, ह्यूमिड वाली कंडीशन आती है, तो ह्यूमिड वाली कंडीशन ये थोड़ी दिक्कत वाली रहती है पौधों के लिए और हमारे लिए, ठीक है, ये मतलब सबसे खतरनाक कंडीशन में एक होती है ह्यूमिड कंडीशन, तो वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिड वाली कंडीशन में हम हमारे शरीर में उस टाइम पे पानी ज़्यादा मिले, इसलिए उस टाइप के भोज्य पदार्थ का सेवन शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास चॉइस है, लेकिन पौधों के पास ये चॉइस नहीं होती है, वो इस प्रकार की चॉइस उनके पास नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, उनका सनलाइट आया उनके उसमें, ठीक है, लीव्स में सनलाइट आया तो वो जो रहते हैं अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, भोजन बना लेते हैं, और उनका स्टोर हुआ रहता है भोजन, लेकिन हमारे कंडीशन में क्या करते हैं, हम जितना हमें आवश्यक है उतना ले लिए, और हो गया, ठीक है, इतना हम कंट्रोल कर लेते हैं उसमें, और भोज्य पदार्थ वही लेते हैं जो हमें आवश्यकता हो, जो हमारे शरीर में वाटर की कमी को पूरा करे, ठीक है, वाटर की उपस्थिति हमारे शरीर में रहनी चाहिए, वैसे भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, लेकिन पादप कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, तो इसमें होता ही है, दिन में बहुत सारा बन गया, ठीक है, तो अब ये हुआ कि बहुत सारा ये भोजन बन गया, और वहाँ पे ये ह्यूमिड वाली कंडीशन में क्या चाहिए, इनको नमी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भोजन बना हुआ रहता है वो भोजन उपापचयी क्रियाओं में, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बाधा डालता है, ठीक है, जो पोषण जो रहता है भोजन से बना हुआ जो रहता है वो क्या करता है, मतलब जो भोजन बना हुआ रहता है वो बाधा डालता है किसमें, उपापचयी प्रक्रियाओं में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है,
ये जो सरफेस वाला जो मामला रहता है, ठीक है, सरफेस वाले मामले में यहाँ पे सरफेस वाले से इससे क्या क्या कर लेता है, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिजोल्व कर, यानी बूंद बूंद के रूप में ये छोड़ने लगता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सके और सर्वाइव कर सके, ठीक है, सर्वाइव ये कर सके, इसलिए ये इस प्रकार की चीज़ें करता है गटिशन में, जो पौधे रहते हैं वो, ठीक है। और ये गटिशन कुछ ही प्लांट्स में होता है जैसा हमने देखा, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, और इसमें ये दिन में होता है और ये रात में होता है, ठीक है। आगे समझ में क्या कंडीशन यहाँ पे बनती है। और हाँ, ये देखिए, ये एक चीज़ और रहेगी हमारी, ये स्टोमेटा का बंद होना, यहाँ पे बंद होना देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बंद होने वाली कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिटा दूँ इसको मैं। यहाँ पे देखिए, जब रात वाली कंडीशन होगी इसमें, तो रात वाली कंडीशन में क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की अनुपस्थिति में के प्लस जो आयन रहता है, पोटेशियम आयन रहता है, वो मूव करेगा फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिटरी सेल, ठीक है। जब वहाँ पे सनलाइट चला जाएगा तब वाली कंडीशन, यानी नाइट वाली कंडीशन में क्या होगा, ये उल्टी प्रक्रिया होगी। उल्टी मतलब जैसे ये गार्ड सेल में गया था पोटेशियम आयन, ये वापस कहाँ लगे, इधर पे रिवर्स होने लगेगा, कहाँ पे, ये सब्सिडरी सेल या एक्सेसरी सेल जो है, या फिर सहायक सेल है, उसमें आने लगेगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस यहाँ पे होने लगेगा। ये इस प्रकार से ये चीज़ें पलट लेंगी, मतलब इनका मूवमेंट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट उल्टा हुआ, तो ये इस प्रकार से फूली थी, ये कम होते होते ये छिद्र बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टोमेटा जो रहेगा वो बंद हो जाएगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो आगे समझ में कि किस प्रकार से ये बंद होता है, किस प्रकार से खुलता है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि जो पोटेशियम आयन रहता है वो रिक्वायर रहता है किसके लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए पोटेशियम आयन यहाँ पे आवश्यक रहता है, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे रहती है, लेकिन हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें पोटेशियम आयन हमें पता रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत हमने ये पढ़ा, और कुछ चीज़ें थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे दी गई है। पौधों को जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें किसी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं होता। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल पौधों के सभी भागों तक पहुँचता है, जो वृद्धि करते हुए तने के अग्रभाग तक जाता है। कहाँ तक जाता है, पौधे के तने के अग्रभाग तक, ठीक है। पत्तियों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण जो होता है, उसके उत्पाद भी पौधे के सभी अंग तक पहुँचते हैं। पत्ती द्वारा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जो रहते हैं, पौधे के सभी अंग तक पहुँचाए जाते हैं। और एवं मृदा की, आपके लिए सवाल है किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, कौन से ऊतक के द्वारा पहुँचाया जाता है, ये बताइए, ठीक है। जो संवहनी ऊतक रहती है उसमें किसके द्वारा सभी अंगों तक जो प्रकाश संश्लेषण उत्पाद यानी जो भोजन रहते हैं वो पहुँचाए जाते हैं, बताइए, कमेंट करके बताइए। मृदा की गहराई में अंतः स्थापित जड़ों के शीर्ष तक जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कहाँ, ये जो पत्ती द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है वो पौधों के सभी भागों में जाता है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। पुष्पी पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज पोषक तत्व, कार्बनिक पोषक एवं पौधों की वृद्धि नियामक जो होते हैं, ये यहाँ पे मुख्य है, ठीक है। जिनका परिवहन होता है उनमें से मुख्य है। लंबी दूरी के लिए परिवहन संवहनी तंत्र यानी जो जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, ये नीचे आई है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम है। हाँ, लेकिन यहाँ ये नहीं बताएगा नहीं किससे किससे जल जा रहा है और किससे भोजन जा रहा है, तो मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जाइलम का काम होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है। तो परिवहन संवहनी ऊतक द्वारा ये संपन्न होता है, ये जो परिवहन काम होता है वो संवहनी ऊतक द्वारा ये संपन्न होता है, इसलिए इसे स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और जो पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप रहते हैं उसके लिए जल अनिवार्य होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। ये जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, जिसमें छोटी दूरियों तक अणुओं के परिवहन में विसरण, परासरण एवं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो रहते हैं जैसी प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। वाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रावण जो गटिशन होता है कि इसकी प्रक्रियाओं से पौधों के वायवीय भागों में से जल की हानि होती है। वायवीय भाग से क्या होती है, जल की हानि होती है, जैसा कि हमने अभी देखा कि वाष्पोत्सर्जन होता तो पानी की वहाँ पर कमी होती है, ठीक है। और यहाँ वाष्पोत्सर्जन से अंतर्गत चीजें हमने यहाँ पर देख लिया। जीवित पौधे
मृदा से जड़ों के द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और इस अवशोषित पदार्थ का 1% भाग अपनी जैविक प्रक्रियाओं में प्रयोग करते हैं तथा शेष जलीय पौधे अपने उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमेटा जो होते हैं, ठीक है, हमने बात किया था स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उसकी सहायता से जलवाष्प के रूप में निष्कासित करते हैं, जलवाष्प के रूप में ये निष्कासित कर देते हैं, ठीक है, जलवाष्प के रूप में। पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जलीय हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जलीय हानि को क्या कहा जाएगा? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और ये है गटेशन, गटेशन देख लेते हैं, यानी जो गटेशन यानी बिंदु श्रावण, उसको देख लेते हैं। ह्यूमिड यानी आर्द्र जलवायु में उगने वाले कुछ शाकीय पादपों की पत्तियों में किनारों पर जल की बूंदें देखी जा सकती हैं। पौधों में द्रव के रूप में अतिरिक्त जल के निकलने को बिंदु श्रावण कहा जाता है। हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, ये थ्योरी वगैरह आप देख सकते हैं परिभाषा लिखने के लिए। इस प्रकार ये जल की बूंदों में अनेक पदार्थ जैसे शर्करा, कार्बनिक अम्ल आदि तत्व घुले होते हैं। खनिजों का परिवहन हम देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल। पौधे अपनी कार्बनिक एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनके शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से खनिज तथा जल से पूर्ण होती है। किससे पूर्ण होती है? जो पोषण की आवश्यकता थी हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त खनिजों और जल से ये पूर्ण होगी, ठीक है। मृदा से प्राप्त खनिजों का जड़ों द्वारा अवशोषण, कैसा? मृदा से प्राप्त खनिजों द्वारा अवशोषण करने के बाद जाइलम के द्वारा पौधे के अन्य भागों तक प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। अगला है कार्बनिक विलायकों का परिवहन हम देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा तथा जल व तने के नए हरे भागों में भी निर्मित होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भागों तक प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20
से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट।